सो वेरी गुड इवनिंग बच्चों। सो फाइनली आप सबका इंतजार हुआ खत्म। काफी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था मैं आपके सामने वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक लेकर आऊं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। वैसे हम पूरा ओवरऑल इंग्लिश डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। काफी टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे कि सर आप कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। अलग अलग जगह बच्चे टच हो रहे थे, अलग अलग जगह से बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि सर कब पढ़ाएंगे। सो फाइनली आप सबका इंतजार बेटा हुआ खत्म। आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देन हम ये समझने वाले हैं सबसे पहले कि इंग्लिश पे हमें अप्रोच कैसे लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप अप्रोच कैसे लेंगे उसको देखिए। तो मैं आपको 10 मिनट का एक इंट्रो पार्ट बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ना है। और हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है नाउन। लेकिन नाउन पढ़ने से पहले और यहां पर पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। हम टॉपिक को एकदम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, भले ही समय लग जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत लगने वाला है। बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक सेकेंड। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आप इस पे अप्रोच नहीं ले सकते कि ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि आप हमेशा रटने की कोशिश करेंगे, और रटना सीखने के बारे में है ही नहीं। तो प्लीज आप इसको अंडरस्टैंड करिए। इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उनको अंडरस्टैंड करिए और लर्न करिए, सीखिए। रटना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इंट्रोडक्शन लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज देखिए, अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सबसे पहला टर्म इंग्लिश क्या है सर? तो इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। अब 100% श्योरिटी के साथ एक आप बात मुझे बताइए कि लैंग्वेज को क्या बिना साउंड के पॉसिबल आप बोल सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, जितनी भी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो भी पूरी दुनिया में बोली जाती हैं, क्या वो बिना साउंड के पॉसिबल है? नहीं सर। तो कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए आपको क्या चाहिए? साउंड। बिना साउंड के आप भाषा को नहीं बोल सकते हैं। ठीक है सर? यस सर। अब बात आई कि ठीक है सर, इंग्लिश जो है हमने माना क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है। और लैंग्वेज बोलने के लिए क्या चाहिए? साउंड चाहिए। और ये साउंड भी अपने आप में टाइप्स में होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए कि टोटल 44 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 44 टाइप्स के। और ये भी वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स में बटे होते हैं। 20 एंड 24 के रेशियो में होते हैं। इसे हम वोवेल साउंड कहते हैं और इसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। ठीक है। और इन्हीं साउंड को जब हम इससे आगे बढ़े, इन्हीं साउंड को जब हमने ऑब्जर्व किया और इनको सिंबल देने की कोशिश की, इन्हीं साउंड्स को जब हमने आगे चल के ऑब्जर्व किया और इनको सिंबल देने की कोशिश की, तो हम कहां पहुंचे? लेटर्स पर। कहां पहुंचे? लेटर्स पर। अब सर लेटर्स पे पहुंचे, लेकिन आपने और हमने बचपन से एक बात पढ़ी है, जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। तो फिर सर ये कैसे पॉसिबल है कि 20 वॉवेल साउंड है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है? हाउ इज दिस पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। वो कुछ ऐसे कि कई बारी हम लेटर्स को रिपीट करके, ध्यान से सुनना मेरी बात, हम लेटर्स को रिपीट करके अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना?
अलग अलग लेटर्स को हम जब यूज करते हैं तो अलग अलग साउंड भी आता है, लेकिन कई बारी हम सेम लेटर को रिपीट करते हैं और अलग अलग साउंड आता है। तो लेटर्स तो उतने ही रहे लेकिन साउंड ज्यादा, तो इसीलिए साउंड ज्यादा और लेटर्स कम। सिंपल। देखिए, सो हम जब इन्हीं की क्या करते हैं, कलेक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्शंस करते हैं। तो हमें क्या मिला? लेटर्स। जब हमने इन्हीं साउंड को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा तो हमें क्या मिला? लेटर्स। अब सबको पता है कि जब हम इसी लेटर्स को कलेक्शन करते हैं, आई थिंक कुछ ऐसे समझिए, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, तब आपको क्या मिलता है बच्चों? कलेक्शन ऑफ लेटर क्या होता है? वर्ड। क्या होता है? वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज में साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, वोवेल साउंड। अच्छा, इसमें भी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स होते हैं। सर मैं अलग से लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये अपने आप में वोवेल होते हैं और ये अपने आप में कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जबकि यहां पर कितने होते हैं? यहां पर आपको पता है जो वोवेल पार्ट है वो क्या होता है? ए, ई, आई, ओ और यू, इतने ही होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। और जो रेस्ट ऑफ होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। जो रेस्ट ऑफ होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। जैसे बी, सी, डी डॉट 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 जेड तक, है ना। तो ये लेटर्स के हिसाब से क्या होते हैं? वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। और ये साउंड के हिसाब से वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ कितने वोवेल होते हैं, तब आप उसे ये कहना कि सर आप हमसे साउंड्स के हिसाब से पूछ रहे हैं या फिर लेटर्स के हिसाब से। तो अगर साउंड के हिसाब से आपको बताना हुआ तो 20 वोवेल, एंड देन अगर आपको इसके हिसाब से बताना हुआ तो 5 एंड 21, है ना। चलिए, तो जब हमने लैंग्वेज को यानी इंग्लिश लैंग्वेज को कुछ ऐसे अप्रोच लिया तो हम एक वर्ड तक पहुंचे। कहां पहुंचे? एक वर्ड। अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ड। अब ये वर्ड आ गए, है ना। अब एक्चुअली में इस वर्ड को कहा क्या जाए? अब इस वर्ड को कहा क्या जाए? और याद रखिएगा, ये वर्ड तभी अपने आप को वर्ड कह पाएगा जब इसका मीनिंग जो होगा वो अंडरस्टैंड होगा और वो मीनिंग ऐसा हो कि एग्जिस्ट करता हो, यानी मीनिंगफुल साउंड। यानी मीनिंगफुल साउंड। सर मीनिंगफुल साउंड से क्या मतलब है? मीनिंगफुल तो समझ में आ रहा है। मीनिंगफुल साउंड मतलब कुछ ऐसा जिसका कोई मीन आता हो और वो साउंड ऐसा कुछ प्रोड्यूस करे मिलकर कि जिसका कोई मीन आए, कोई मतलब हो। मीनिंगफुल साउंड का मतलब ये है। सर मीनिंगफुल साउंड, ठीक है, फिर तब वो उसे हम वर्ड कहेंगे। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला रन। रन का मतलब क्या होता है? भागो। जैसे मैंने कहा कम, आओ। जैसे मैंने कहा डॉग। इन सब का अपना एक मीनिंग है ना, ठीक है। लेकिन क्या अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं जैसे TIFFYGERTIY, क्या कहेंगे इसको? कलेक्शन ऑफ लेटर, ठीक है, बट क्या मीनिंगफुल साउंड है? इसका कोई मीनिंग है? नहीं सर। तो ये क्या है? अपने आप में एक वर्ड
नहीं है। कलेक्शन ऑफ लेटर होना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कलेक्शन ऑफ लेटर किया तो वर्ड हो गया, नहीं, नॉट पॉसिबल। उसका मीनिंगफुल साउंड भी आना चाहिए। मीनिंगफुल साउंड, पढ़ना जरा, साउंड बताइए इसका, है ना? तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम नाउन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? नाउन। अगर मैं आपको सीधा नाउन टॉपिक डाल के पढ़ाता तो कई सारी बातें आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अच्छा एक बात बताओ, अब एक वर्ड बना, सपोज क्या बना, एक वर्ड बना अब यहां से जिसका मीनिंगफुल साउंड भी आ रहा है, मीनिंगफुल मीनिंगफुल देन मीनिंगफुल, ठीक है सर। अब उस वर्ड को कहा क्या जाए? अब उस वर्ड को कहा क्या जाए? तो जब उसके नाम रखे गए तब नाउन आया। ऐसा नहीं कि नाउन सीधा कहीं से आकर टपक गया कि आपने कह दिया कि चलो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, चलो नाउन पढ़ते हैं। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है कि आपने इंग्लिश को सबसे पहले पहले, अभी तो हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन जब हमें नहीं पता होगा, जब हमें नहीं पता था, तब वो उन्होंने कैसे अप्रोच ली होगी वो मैं आपको सिखा रहा हूं। और ये वही अप्रोच है जहां से आप इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह समझ सकते हैं। नहीं तो रूल्स के तरीके से तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि आप नाउन पहली बार पढ़ने आ रहे हैं। आपने बहुत बारी नाउन पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, अलग अलग यूट्यूब के टीचर से पढ़ा होगा और अलग अलग जगह पढ़ा होगा। और नाउन को प्लीज आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही दमदार टॉपिक है। आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि सर नाउन सच में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नाउन सिर्फ उनके टाइप्स के बारे में नहीं है, वन बाय वन करके मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, आप देखिएगा नाउन कितना अच्छा टॉपिक है। चलिए, हाँ, तो हम कहां पहुंचे थे? हमने कहा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इनमें साउंड्स होते हैं, बिना साउंड से इंग्लिश लैंग्वेज नॉट पॉसिबल। फिर हम पहुंचे लेटर्स पे, देन हमने जब इसकी कलेक्शन की तो हम कहां पहुंचे? वर्ड पर। अब वो वर्ड कैसा होना चाहिए बता दिया मैंने आपको। अब ये वर्ड, ये जो वर्ड है, आप यूज कहां करते हो? डेफिनेटली आप एक वर्ड को इन अ सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। अब उस सेंटेंस में वो वर्ड कैसे इस्तेमाल होगा, उसका नाम क्या होगा, वही अपने आप में क्या कहलाएगा? नाउन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नाउन तक पहुंचने, हम जैसे ही पहुंचे हम लैंग्वेज से एक वर्ड तक जैसे ही पहुंचे तो पूरी इंग्लिश यहीं से शुरू हुई। एक्चुअली इंग्लिश का जन्म यहीं से होना स्टार्ट हुआ, है ना? एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा यहां पे कम, ये यही वाला वर्ड मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा कम। तो बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर ये वर्ब है। बहुत बढ़िया, इतना तो आपने सीखा, ये एक वर्ब है। लेकिन इस वर्ब के होने से पहले क्या ये नाउन नहीं है? आप इसे कम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है ना। अब इसका नाम कम है और ये एक नाउन है और बाद में ये किसी और तरीके से फंक्शन कर रहा है, नाउन है। अब ये नाउन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। सबसे पहले सभी के सभी नाउन थे, फिर यहीं से ग्रामर का जन्म हुआ कि ये नाउन तो है लेकिन अब इसको काम क्या दिया जाए, तो इसको वर्ब का काम दे दिया गया कि आप वर्ब की तरह ट्रीट करो, आप एक्शन को दिखाओ, आप पोजीशन को दिखाओ, आप हैपनिंग को दिखाओ, आप इमेजिनेशन को दिखाओ। तो ये सारे फंक्शंस इनको नाउन बनने के बाद ही दिए गए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वर्ब आ गई हमारे पास, नहीं, बिल्कुल नहीं। नाउन तो है ही है। यस सर, डॉग। अब क्या डॉग वर्ब है? नहीं सर, नाउन है। इसीलिए जो जैसा फंक्शन कर सकता है उसको उसी के हिसाब से दे दिया गया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब क्या है? नाउन है। तो आपको ऐसी अप्रोच रखनी है, आपको इस अप्रोच से इस वर्ड को देखना है। सर आप सही कह रहे हो, है तो ये नाउन ही पर फंक्शन वर्ब का कर रहा है। तो सबसे पहले सारे वर्ड्स जो भी इस दुनिया में बनाए गए सब के सब क्या थे? नाउन। और नाउन बनने के बाद उनको उनका पार्ट दे दिया गया कि भैया आप ये फंक्शन करो, आप ये फंक्शन करो। और आज हम
इतनी बड़ी इंग्लिश पढ़ते हैं, ओवरऑल इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि कोई भी वर्ड अपने आप में पहले से कुछ नहीं था, उनको उनके फंक्शंस दिए गए, उनको उनके फंक्शंस बताए गए, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं, देन अपना नया टॉपिक डिस्कस करता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए आप लोग, मैं एक मिनट के लिए हट जाता हूं। हो गया, आइए चलिए अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। देखिएगा, तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन स्टार्ट करते हैं आज। ये तो आपको इसलिए बताना था कि आप अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए, क्योंकि आते ही सीधा नाउन पढ़ाना, क्या कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि सर नाउन आया कहां से? ये आपका वो डाउट क्लियर हुआ और यहीं से आपको वो इंटरेस्ट आएगा। चलिए फटाफट मैं इरेज करता हूं। ये मैंने कर दिया इरेज, और हमारी पहली हेडिंग क्या है? नाउन। नाउन, ठीक है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि हम सबसे पहले सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। हम नाउन को सबसे पहले पहचानना सीखेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या होगी? इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। देखिए आप सब जानते हैं कि जो नाउन होता है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं या मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। यहां देखिए, यहां नाउन। नाउन वो सबसे पहले क्या होता है सर? नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है, एक नेमिंग वर्ड। बहुत ही छोटे लेवल पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। वैसे हम बहुत ही डेप्थ में जाके सीखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो एकेडमिक पढ़ रहे हैं, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, अच्छे लेवल पे पूछी जाती है, ठीक है। देखिएगा, तो सर नाउन क्या है? नाउन वो चीजें हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड एक्चुअली। पहली चीज जो हम देख सकते हैं, विजिबल। विजिबल वो सारी चीजें जो विजिबल हैं वो नाउन है। अच्छा, जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती, क्या वो नाउन नहीं है? वो भी नाउन है, यानी नॉन विजिबल। यानी नॉन विजिबल, नॉन विजिबल, या हम इसी को कह सकते हैं और फील ओनली। फील ओनली, जो चीजें हमें फील होती हैं वो सब भी तो नाउन है ना। एयर, एंगर, हैप्पीनेस, ये सब क्या है? सब नाउन है सर, ठीक है। अब जो चीजें हमें विजिबल होती हैं उनमें क्या क्या है सर? वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, देखिए हम इंसान है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसे देते हैं? इंसान को। तो पीपल, पीपल क्या हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और बाकी दूसरा अदर। अदर में क्या आते हैं? जैसे थिंग्स, है ना, एनिमल्स, ये सारी चीजें, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी एनिमल्स को ही देते हैं। अब ये जो पीपल्स हैं, ये जो लोग हैं, इनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं, ऐसा तो है नहीं
कि मेरा कोई नाम नहीं है, आपका कोई नाम नहीं है ना? ठीक है सर। वैसे बाय द वे मेरा नाम आलोक सर है देखिएगा। अब अगर मेरा कोई नाम है तो मैं अपने नाम को क्या बोलूंगा? नाम। नाम यानी नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब नाउन। ध्यान से देखिए, अब ये मैं अपना नाम किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा या तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा। या तो मैं सब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा या तो मैं ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा। इसी तरीके से, सेम तरीके से मैं थिंग्स और एनिमल्स या और जो भी अदर चीजें हैं उन सबको कैसे यूज करूंगा? सब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा या तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा, है ना? और उसी तरह अगर मैं इधर आ जाऊं फील ओनली, तो ये भी चीजें कैसे यूज होंगी? या तो सब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा, मैं इसे पूरा लिख देता हूं यहां पे, या तो मैं इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा। ठीक है, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर आपको इंसान के रूप में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर आपको एक नाउन मिलेगा और वो नाउन आप कहां इस्तेमाल करेंगे? किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे ना। तो अगर आपको उस सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है पीपल्स के केस में, इंसानों के केस में, तो आप यहां पर हु से रिप्लाई करेंगे। हु। हु। हु मतलब कौन। तो यहां पे आपको पर्सन के केस में यानी इंसान के केस में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, जो कि क्या होगा? अपने आप में नाउन होगा। और अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तब आप किससे रिप्लाई करेंगे? हुम से। हुम से रिप्लाई करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, या मैं एग्जाम्पल तीनों के एक साथ देता हूं इसको मिटा के। पहले मैं आपको सारा समझा देता हूं, है ना? अब ये समस्या सिर्फ पर्सन के केस में, इंसानों के केस में, कि हमें अलग अलग वर्ड से अप्लाई करना पड़ता है, तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए मिलते हैं। ऐसा थिंग्स और फील ओनली में बिल्कुल नहीं है। यहां पर क्या है? यहां पर आपको वर्ड से अप्लाई करेंगे तब आपको सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, और वर्ड से ही रिप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? या मैं ऐसे लिख दूं, आपके लिए आसान हो जाएगा। आप वर्ड से ही रिप्लाई करेंगे तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिल जाएंगे। तो इस केस में बहुत इजी है। आपको कहां ध्यान रखना है? सिर्फ यहां, कि अगर आपको पर्सन के केस में सब्जेक्ट चाहिए तो हु, ऑब्जेक्ट चाहिए तो हुम। बाकी थिंग्स, एनिमल एंड अदर्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मिल जाएगा। यहां पर भी एकदम सेम, बहुत इजी है। बाकी सब इजी है। आप वर्ड से अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट भी मिल जाएगा और ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। ये मैं बता क्यों रहा हूं? इसकी जरूरत क्या आ गई? सर सीधा नाउन की हेडिंग डालो और पढ़ाओ ना। बेटा इसकी जरूरत है, इसकी बहुत जरूरत है। अभी जब मैं आपको एग्जांपल्स लिखूंगा तब आपको लगेगा सर इसकी तो बहुत जरूरत है। देखो, आप सीखने आए हो और एकदम, मेरी आदत है मैं हमेशा जीरो से पढ़ाता हूं। कुछ बच्चों को आता भी होगा, उनको लगेगा सर फटाफट पढ़ाओ ना, क्यों इतने स्लो पढ़ा रहे हो? स्लो नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे हर एक बच्चे के लेवल के हिसाब से चलना है। कुछ बच्चे हो सकता है पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हो, तो उनका भी ध्यान रखना है ना? तब बस आप देखते जाइए, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपका लेवल भी आ जाएगा और आपके लेवल के ऊपर भी हम चले जाएंगे, जहां आप सबको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, वरना आपको चीजें स्लिप हो जाएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे। तो सो प्लीज, जिनको समझ में आ रहा हो वो भी ध्यान से देखें, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो भी ध्यान से देखें। थोड़ी देर बाद जब ये सारी चीजें खत्म होंगी, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, अभी तो मैंने नाउन स्टार्ट भी नहीं किया है, तो जब हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होगा उसके बाद हम एक्चुअल में नाउन पढ़ने के लिए रेडी होंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रो पार्ट देख रहे हैं, सिर्फ इंट्रो। एक बार रिकॉल करते हैं। नाउन वो होता है या तो हम उसे देख सकते हैं या तो हम उसे नहीं देख सकते हैं। अब जो देख सकते हैं उनमें इंसान आते हैं, चीजें आती हैं, एनिमल्स आते हैं।
ठीक है। अब इंसान के केस में अगर आपको नाउन चाहिए तो आपको हु से रिप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए तो। अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो whom से रिप्लाई करना पड़ेगा। और थिंग्स के केस में और फील ओनली के केस में, यानी जो चीज आप फील करते हैं वो भी तो नाउन है ना, उन्हें भी आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसके केस में आपको वर्ड से रिप्लाई करना पड़ेगा। रिप्लाई कैसे करना है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। देखिएगा, देखिएगा, आप ये नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए जरा, तो यहां खड़ा हो जाता हूं, फटाफट नोट करिए। हो गया, फटाफट नोट करिए, एकदम फटाफट। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने कहा विकास हेल्प्ड रोहन। बहुत ध्यान से देखिएगा, विकास हेल्प्ड रोहन। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने जाऊं, जो कि क्या है, किसी इंसान का नाम है और किसी इंसान का नाम नाउन होता है, ठीक है। अब वो नाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये समझने के लिए अगर मैं एक सेकंड के लिए आपको ये कहूं, ये विकास नहीं लिखा है, ये हु लिखा है। क्या लिखा है, हु। तो हु हेल्प रोहन, तो आपके मुंह से एक आंसर आएगा जिसका नाम क्या होगा, विकास। सर विकास हेल्प रोहन। और अगर मैं इसको ढक लूं और कहूं हु हेल्प रोहन, रोहन की मदद किसने की थी, सर विकास ने। क्यों, क्योंकि सर हु का रिप्लाई है ना, और हु का रिप्लाई अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूं, हु का रिप्लाई, हु का रिप्लाई, हु का रिप्लाई, हु का रिप्लाई क्या है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक नाउन है, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है, अपने आप में वर्ब है, इतना समझते हैं ना, ये अपने आप में वर्ब है। तो अब ये इस वर्ब की एक्सप्लेनेशन है। याद रखिएगा, वर्ब की एक्सप्लेनेशन ही ऑब्जेक्ट होती है, वर्ब की एक्सप्लेनेशन ही ऑब्जेक्ट होती है। अब ये डिपेंड करता है कि उस वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है। कभी कभी ये वर्ब अलग अलग टाइप की होती है तो इनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। बेटा ये बात बहुत गलत है, आप हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये गलत तरीका है। सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे ये ऑब्जेक्ट, ये गलत बात है। सपोज ये लिंकिंग वर्ब हुई तो ये इसका एडजेक्टिव है ना, और अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुई तो ये एडवर्ब। हाँ, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई तब ये ऑब्जेक्ट। तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, ये इसके टाइप पे डिपेंड करता है कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो अभी ये क्या है, एक ऐसी वर्ब है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट है। अब यहीं पे मैं एक बात अगर लिख दूं, मैं इसको मिटा दूं, ये मैं बस इसलिए बता रहा था कि आप ये रट लिया है बच्चों ने कि सर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, वो कुछ भी लिखा हो, आप सबको ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, तो आज के बाद नहीं बोलेंगे। ये अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रिप्लाई किसका है, whom का है।
चलिए रिप्लाई करके देखते हैं। whom का रिप्लाई, whom का रिप्लाई, whom का रिप्लाई, और whom का रिप्लाई अपने आप में मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। चलिए करके देखते हैं। whom मतलब क्या होता है, whom मतलब क्या होता है, मैं यहीं ऊपर लिख दूं, किसका, किसकी, किसके। ये आपको आना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। चलिए, विकास हेल्प्ड whom, विकास हेल्प whom, किसकी, विकास हेल्प whom, किसकी, सर रोहन। तो आपको ऐसे यहां से क्या मिला, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन का तरीका। ठीक है, और ये मैं इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। ये आपने रटा हुआ है कि सर सब्जेक्ट आएगा, सर यहां पे क्या आने वाला है, वर्ब आने वाली है, और यहां पे ऑब्जेक्ट आने वाला है। एग्जाम्पल लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा मैं लिख देता हूं, मोहन केम yesterday, मोहन केम yesterday। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए, हु से, हु ये किसका रिप्लाई है, हु का रिप्लाई। हु का रिप्लाई है ये, और जो हु का रिप्लाई होता है वो अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट है ना। पर्सन है, मोहन इंसान है, और इंसान के केस में हम किससे अप्लाई करते हैं, हु से। तो हु से आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। हु केम यस्टरडे, मोहन केम यस्टरडे। कौन आया था कल, कौन आया था, सर मोहन आया था। कौन आया था, मोहन आया था। अब एक काम करिए, आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए जाइए। मोहन केम हुम यस्टरडे है, क्या आपको रिप्लाई लग रहा है, मोहन आया किसका, आपको लग रहा है ये ऑब्जेक्ट है। मोहन आया किसका, नहीं अच्छा लग रहा, किसके, नहीं अच्छा लग रहा, किसकी, सर नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और ये आपकी बहुत गंदी आदत है कि आप कहते हैं सर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, जबकि ये यहां पे क्या है बेटा, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब है। और अगर ये एडवर्ब है तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, और ये वर्ब अपने आप में एक एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब अपने बाद अपना एडवर्ब लेती है। ये हम पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो अभी मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूं और ये समझाना चाहता हूं कि आप इस बात को भूल जाइए कि यहां अगर सब्जेक्ट लिखा है, यहां वर्ब लिखा है, तो यहां हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, नहीं। लैंग्वेज में कुछ ही चीजें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकती हैं। ठीक है, लैंग्वेज में कुछ ही चीजें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकती हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा इंट्रो पार्ट खत्म, अब हम अपना नाउन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया, चलिए चलिए आइए। चलिए, ये तो हमारा बेसिक पार्ट हुआ खत्म और नाउन का इंट्रो पार्ट हुआ खत्म। नाउन स्टार्ट करने से पहले ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, देन आप जाके नाउन को सीख पाएंगे। अब एक और बात, ना, हाँ, नाउन को सीखने के लिए आपको बेसिक लेवल पे सॉरी, आपको बेसिक लेवल पे
सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे पता है बहुत से बच्चों को होगी, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं भी होगी, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रीफली डिस्कस करूंगा अभी, है ना, एकदम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने अभी एडवर्ब लिख दिया था, अब बहुत सारे बच्चों को एडवर्ब क्या है पता ही नहीं है, तो ब्रीफली डिस्कस करेंगे, देन हम नाउन को आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और सीख पाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा जहां पे एडवर्ब आएगा, फिर कंजंक्शन आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, अलग अलग चीजें आएंगी, तो हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, देन हम समझेंगे, नाउन को वहां से स्टार्ट करेंगे। ये तो नाउन का इंट्रो पार्ट था। देखिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या एक्चुअली में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर नाउन का जन्म ना हुआ होता तो शायद पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आज पढ़ ही नहीं रहे होते। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि कोई वर्ड किसी सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और उस टाइम पे उस वर्ड को हम बोलते क्या है, उसी का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद सीधा नाउन ही क्यों है पहला टॉपिक, क्योंकि वो उसी का पार्ट है। और नाउन जब आया तो उसी वर्ड को हम क्या क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कम, कम आपके लिए वर्ब है, लेकिन सबसे पहले तो वो नाउन रहा होगा ना। अब उस नाउन को कौन सा फंक्शन दिया गया वो अलग अलग तरीके से ग्रामेटिशियन ने डिसाइड किया, तो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, देन हम नाउन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा, नाउन। नाउन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिखा था, मैंने ये कह दिया कि ही हेल्प्ड आलोक, उसने आलोक की मदद की थी, है ना, ही हेल्प्ड आलोक। तो ये अपने आप में क्या है, एक नाउन है, ठीक है। बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे, हम इसी टॉपिक को डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को जानने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की कितनी नॉलेज होनी चाहिए हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। अब याद रखिए, अगर मैं आपको एक दूसरा बताऊं, जहां पर हम कहां पहुंचे इसके बाद, प्रोनाउन पे। प्रोनाउन अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बट अभी हम यहां पे क्या ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस कहां होगा, नाउन पर, ठीक है। सर प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जैसा कि आपने पढ़ा है कि नाउन की जगह लेने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है ना। इन प्लेस ऑफ नाउन, हम जिसको यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ नाउन से लैंग्वेज जो है इरिटेटिंग बन जाती है। अगर मैं किसी का नाम बार बार लूं तो अजीब लगेगा। जैसे मैं ये कहूं कि आलोक मेरा दोस्त है और आलोक आपकी मदद करेगा, आलोक आ गया, आलोक कल आपकी मदद करेगा, तो आलोक को इरिटेशन होगी। तो इस वजह से उसका नाम ना लेने की जगह मैं क्या इस्तेमाल करता हूं, ही, है ना। अगर ये सब्जेक्ट के केस में तो ही, अगर ऑब्जेक्ट के केस में तो हिम। हम सीखेंगे, ये सब सीखेंगे। तो मैंने कहा आलोक, एग्जाम्पल यहां पे लिख देता हूं, इजी आपके लिए अच्छा रहेगा। आलोक is my friend, Alok is my friend, Alok is my friend and he, या मैं यहां लिख दूं आलोक, ध्यान से देखिएगा, he is ready to help you। इसकी हिंदी क्या है, आलोक इज माई फ्रेंड, आलोक मेरा दोस्त है, एंड ही इज रेडी टू हेल्प यू। अगर मैं यहां पे आलोक का आलोक ही लिखा रहने दूं तब भी सेंटेंस को कोई गलत नहीं कहेगा, सेंटेंस तब भी सही है, मेरी मर्जी। लेकिन यहां पे लैंग्वेज थोड़ी साफ सुथरी हो जाती है, क्लियर हो जाती है और सुनने में अच्छी लगती है, इस वजह से हम यहां पे कहते हैं कि ये गलत हो गया
और ये सही है। अब मैं अपने दोस्त का नाम ना यूज करके मैंने उसके लिए क्या यूज किया, प्रोनाउन। तो ये अपने आप में ही यहां पे क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। बस इतनी सी बात है, और किसी वजह से ऐसा नहीं है। जब हमें प्रोनाउन नहीं पता था तब तो ये भी सही था ना, सही तो अब भी ये है, बट क्या है, एक नाउन टॉपिक है जो रिलेट कर रहा है, तो हमें क्या लग रहा है कि इरिटेशन हो रही है, हमने फिर प्रोनाउन यूज कर लिया। इतनी सी बात है बस, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा तीसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तीसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी है, जिसे हम कहते हैं अपने आप में एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, कई बच्चे इसे एडजेक्टिव भी कहते हैं, लेकिन वहां पर डी साइलेंट होता है, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। डी साइलेंट होता है। वैसे बोथ आर करेक्ट, both the pronunciation are correct, there is no problem, you can use adjective or adjective, no problem। ठीक है। अब ये होता क्या है सर, जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है वो अपने आप में क्या होता है, वो अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन। मैं लिख देता हूं, टू ऐड to adds details to adds detail to the meaning of noun and slight pronoun। ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड जो क्या करे, डिटेल्स को ऐड करे। क्या करे, डिटेल्स को ऐड करे। और कहां ऐड करे, टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। कोई भी ऐसा वर्ड स्टेटमेंट में आपको दिख रहा हो जो कि नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड कर रहा हो, एक्स्ट्रा डिटेल को ऐड कर रहा हो, तो वो अपने आप में वर्ड वहां क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कह लो या एडजेक्टिव। ठीक है। देन इसके बाद हम कहां पहुंचे, वर्ब पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे, वर्ब। इसके बाद हम पहुंचे वर्ब, हमारी फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब। बहुत ही बेहतरीन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और बहुत ही अच्छी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। डिस्कस करेंगे एक एक करके, हम सबको डिस्कस करेंगे एक एक के। ऐसा नहीं कि मैंने नाउन खत्म कर दिया, प्रोनाउन खत्म कर दिया, एडजेक्टिव खत्म कर दिया। इन सबको हम पढ़ेंगे, बट नाउन पढ़ने के लिए इन सब की इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत हमें पहले से भी आनी चाहिए। देखिए सर, ये क्या होता है बेटा, वो वर्ड्स जो एक्शन को दिखा रहे हो, एक्शन को दिखा रहे हो। ठीक है। वो वर्ड्स जो पोजेशन को दिखा रहे हो, पोजेशन को दिखा रहे हो। वो वर्ड जो हैपनिंग को दिखा रहे हो, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, पर अभी हम इतने ही लेते हैं, है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, जैसे इमेजिनेशन हो गया, है ना। इन सारी चीजों को जो वर्ड दिखाते हैं वो भी अपने आप में क्या कहलाते हैं, वर्ब्स कहलाते हैं। पर अभी बेसिक लेवल पे, ब्रीफ लेवल पे, जितना हमें नाउन पढ़ने के लिए चाहिए ये सब है। तो एग्जांपल मैं वर्ब के ऊपर लिखता हूं, आप प्लीज यहां से नोट करिएगा। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे एक्शन का एग्जांपल लेते हैं। एक्शन क्या है, जैसे मैंने कहा, एग्जांपल देखिएगा बेटा, मैंने कहा he came here, he came here, वो यहां आया। तो ये क्या है, आना अपने में क्या है, मैं स्टिल यहां खड़ा हूं, तो मैं चलकर ही गया हूंगा ना, मैंने कोई ना कोई एक्शन किया, मूवमेंट किया। देखो मैं यहां खड़ा हूं, यहां से यहां आ गया, और देखो यहां से यहां आ गया, तो ये अपने आप में क्या है, एक्शन है, चलना है ना, एक्शन है। अब वो वर्ड कौन सा है, ये वाला वर्ड है जो एक्शन को रेफर कर रहा है, यानी ये अपने आप में क्या है, वर्ब है। ये अपने आप में क्या है, वर्ब है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये क्या है फिर, क्या ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है,
नहीं, ये अपने आप में क्या है? एडवर्ब है। चेक कर ले कैसे एडवर्ब है सर। देखिए अगेन रिप्लाई करिए। हु केम हियर, ही केम हियर, हु केम हियर, ही, है ना? ही केम हियर, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हु। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि यहां पे हमेशा नाउन ही लिखा होगा सब्जेक्ट के केस में, प्रोनाउन भी तो लिख सकते हैं ना भाई, है ना? वो भी तो पॉसिबल है। देखो प्रोनाउन भी तो लिख सकते हैं। तो हु से चाहे वहां पे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है? तो ही केम हियर, हु केम हियर, ही, तो ही अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट। अब ही केम हुम, वह आया किसका? नहीं सर, किसके? नहीं सर, सर यहां आया ना। अगर वो यहां आया तो वो अपने आप में ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हुम का रिप्लाई ही नहीं है, और हुम का रिप्लाई नहीं तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। बेटा ये ऑब्जेक्ट नहीं, एक बात याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आप लिख कर काट लीजिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अपने आप में क्या है? एडवर्ब है, ठीक है? तो जो जो और ये कैसी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। देखो एक्शन को रेफर कर रही है, तो ये क्या है? अपने आप में एक वर्ब है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो ये क्या है? अपने आप में मेरे पास है, पोजेशन है। पोजेशन मतलब क्या होता है हिंदी में? अधिकार। अधिकार, है ना? अगर मैं कह रहा हूं आई हैव अ कार, तो उस गाड़ी पे किसका अधिकार है? मेरा, आई का, सब्जेक्ट का। और ये अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। बात करेंगे, आर्टिकल है, देन नाउन है ना? तो ये अपने आप में क्या है बेटा? नाउन है। ये आर्टिकल है और ये अपने आप में पॉजेसिव वर्ब है। तो अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे, सिर्फ इतना ही कि ये एक वर्ब है जो किसको रेफर कर रही है? अधिकार दिखाने को। और अधिकार दिखाने को रेफर कर रही है, तो ये भी एक क्या है? वर्ब है। इसका एग्जांपल देखते हैं, हैपनिंग का। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो एम क्या है? ध्यान से देखिएगा, एम क्या है? अपने आप में जो मेरे स्टेट को दिखा रही है, मेरी अवस्था को दिखा रही है। हैपनिंग मतलब कोई भी चीज उस समय पर क्या है। मेरी अवस्था क्या है? कि मैं एक टीचर हूं। तो ये एम वर्ब क्या दिखा रही है? कि मैं एक टीचर हूं। ये आई जो सब्जेक्ट है वो क्या है? टीचर है। तो ये किसको दिखा रही है? मेरे हैपनिंग को, मेरे स्टेट को, कि मैं इस समय पे क्या हूं। इसे हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। ये अपने आप में क्या है? ये है तो नाउन, और जो नाउन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट है। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के अलावा एक दो चीजें और होती हैं जो ऑब्जेक्ट बनती हैं, है ना? तो अभी हम सिर्फ इतने एक नॉर्मल लेवल पे जान रहे हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे और क्या क्या होता है। वैसे तो आई सब्जेक्ट है, एम एक हैपनिंग वाली वर्ब है, और टीचर अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये अपने आप में वर्ब है जो इसको रेफर कर रही है। और कैसी वर्ब है? हैपनिंग वाली वर्ब है। तो समझ में आ गया आपको कि वर्ब क्या होता है? बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे टाइप्स हैं। सिर्फ इतना जानिए कि जो वर्ब होती है वो स्टेटमेंट में एक्शन जैसी मीनिंग्स को ऐड करती है, पोजीशन जैसी मीनिंग को ऐड करती है, और हैपनिंग जैसी मीनिंग को ऐड करती है, जो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहे हैं। अच्छे से कॉपी करिए और ये डिजाइन एकदम ऐसी बनाइएगा, ये डिजाइन आपको बहुत काम आएगा। ये सिर्फ आप समझ पाएंगे कि ये डिजाइन आपने क्यों बनाया। तो एक एक बात को एकदम अच्छे से नोट करिए। मैं साइड हो जाता हूं, चलिए नोट करिए, चलिए इसे नोट करिए फटाफट, फिर समझते हैं। हो गया नोट? ऐसा करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
है ना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और थोड़ा स्मार्ट वे में पढ़िए। चलिए मैं इसे नोट इरेज कर रहा हूं। हमने कहां तक कवर किया है? हमने कवर किया है वर्ब टॉपिक तक। अब देखिए एडवर्ब क्या होता है, हमारी फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है? एक्चुअली में एडवर्ब वो होता है जो किसी एक्शन को उसका टाइम बताए, उसका प्लेस बताए कि कौन सा एक्शन कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, कब कब होता है, कुछ इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी नॉर्मली आप क्या जानेंगे, एक्शन वो होती है जो किसी एडवर्ब वो होती है जो किसी एक्शन में डिटेल को ऐड करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, टू ऐड डिटेल्स, मैं लिख देता हूं, टू एड्स डिटेल्स इन अ एक्शन। अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही। एडवर्ब बहुत अच्छा टॉपिक है, हम इसको एडवर्ब में डिस्कस करेंगे। अभी ब्रीफली क्या है कि एडवर्ब होता क्या है, तो वो किसी एक्शन वर्ड में क्या करता है, डिटेल्स को ऐड करता है। मतलब जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड करती हैं, वैसे ये एक्शन वर्ड में डिटेल को ऐड करता है। वैसे ये कंजंक्शन में भी डिटेल ऐड कर देता है, और ये इंटरजेक्शंस में भी डिटेल ऐड कर देता है, प्रेपोजिशन में भी डिटेल ऐड कर देता है। तो ऐसे बहुत सारी जगह ऐड करता है, बट अभी ब्रीफली क्या है कि किस एक्शन वर्ड में डिटेल ऐड करता है। जैसे मैंने कहा कि एक्शन कहां हुआ, वेयर। एक्शन कैसे हुआ, हाउ। एक्शन कब हुआ, व्हेन। एक्शन कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, व्हाई। वैसे और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कितनी बार हुआ, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, ये सारे एडवर्ब्स हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि जो भी इनका रिप्लाई होंगे वो पक्का पक्का क्या होंगे, एडवर्ब्स होंगे। जैसा कि मैंने आपको भी एक दो एग्जांपल्स भी दिए थे, देखिए। जैसे एग्जांपल ये है कि मैंने कहा कि ही केम हियर। तो ये अपने आप में क्या है बेटा, एडवर्ब है। सर कैसे एडवर्ब है? क्योंकि ये अपने आप में एक एक्शन वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है, और ये इसके एक्शन में डिटेल ऐड कर रहा है। ही केम, वह आया, वेयर, हेयर। तो इसका रिप्लाई है, जो भी वेयर का रिप्लाई होगा वो क्या होगा, अब क्या होगा, एडवर्ब होगा। जैसे और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा दे रीच्ड होम। दे रीच्ड होम, वे पहुंचे कहां, होम, घर। तो ये भी अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। बेटा एक बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैं थोड़ी देर में लिखवा भी दूंगा, कि कोई भी वर्ड अपनी खुद की पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं रखता है। होम नाउन है, बट यहां इस्तेमाल कैसे हो रहा है, एडवर्ब की तरह। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ड को आप पहले ही देखकर नहीं चिल्लाएंगे कि सर ये नाउन है, सर ये नाउन है, सर ये वर्ब है, सर ये वर्ब है। किसी भी वर्ड का यूज उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिसाइड करता है। होम अपने आप में क्या है, नाउन भी है, लेकिन देखो यहां एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। ऐसा स्टेटमेंट लिखना भी पॉसिबल है कि वो क्या बन जाए, नाउन। जैसे हम लिख सकते हैं, देखिए,
मैंने कहा आई लव माई होम। आई लव माई होम, तो होम क्या है यहां पे? नाउन, नाउन है, और ये नाउन इस समय यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या हम चेक कर सकते हैं? सर हम बिल्कुल चेक कर सकते हैं। हु से सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और होम से ऑब्जेक्ट। हु लव माई होम, आई लव माई होम, कौन? मैं। हु लव, कौन? मैं। ठीक है। आई लव हुम, कौन प्यार करता है? किससे? 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 माई होम, मेरा घर, है ना? तो अपने घर से भाई मैं प्यार करता हूं ना। हाँ, कुछ इस तरीके से। तो ये अपने आप में पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, जो कि किसका रिप्लाई है? जो कि हुम का रिप्लाई है। हुम का रिप्लाई, हुम का रिप्लाई, जो कि अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट। आई लव माई होम, तो बेटा सेम वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखा सकता है। तो वो कैसे आप डिसाइड करेंगे? सर वो वर्ड यूज होगा, जिस तरीके से यूज होगा हम बताएंगे, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, है ना? ध्यान से देखिए, इसको नोट करिए या फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलता हूं, जिसका नाम है प्रेपोजिशन। हो गया? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करते रहिएगा आराम से। अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमारी? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है? देखो बेटा, वो वर्ड सबसे पहले हम बहुत नॉर्मल तरीके से लिखते हैं, रिलेटिंग वर्ड। जितने भी रिलेटिंग वर्ड्स हैं वो सब क्या होते हैं? प्रेपोजिशन। बेटा रिलेटिंग वर्ड्स और ज्वाइनिंग वर्ड में फर्क होता है। रिलेट करने का मतलब होता है कि दो चीजों को आपस में रिलेट करना, जोड़ना नहीं। जोड़ना तो कंजंक्शन का काम है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रिलेटिंग में और ज्वाइनिंग में क्या फर्क है? रिलेट करने का मतलब है उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा करना जिससे वो अलग अलग भी रहे फिर भी एक साथ आ जाए, है ना? जैसे और अलग अलग हम उनके सेंस भी दिखा सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेता हूं मैंने कहा ही केम मी। सेंटेंस पढ़ के बताओ, ही केम मी क्या रिलेट हो रहा है? सर ही केम मी, सर रिलेट ही नहीं हो रहा। तो इसको रिलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रेपोजिशन। हमें यहां पर चाहिए बेटा प्रेपोजिशन, यहां पर चाहिए एक प्रेपोजिशन चाहिए। अब प्रेपोजिशन की सबसे खास बात है, आप यहां पे प्रेपोजिशन कोई भी लगा लो, सेंटेंस गलत नहीं होगा। बस आपको जो जैसी सेंस चाहिए उस हिसाब से आप प्रेपोजिशन लगाते हो। जैसे अगर मैं यहां लिख दूं ही केम टू मी, तो वो आया मुझ तक, वो मुझ तक आया, ठीक है। अगर मैं यहीं बिफोर प्रेपोजिशन लगा दूं तो क्या गलत हो जाएगा सेंटेंस? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो आया बिफोर मी, मुझसे पहले आया, ठीक है सर। अगर मैं यहां आफ्टर लगा दूं तो सर सेंटेंस तो अभी भी गलत नहीं हुआ, सेंटेंस तो अभी भी सही है ना। ही केम आफ्टर मी, ही केम विद मी, ही केम विदाउट मी, ही केम अलोंग विद मी। बहुत सारी ऐसी प्रेपोजिशंस, बहुत सारी, हम सबको पढ़ने वाले हैं, सबको डिस्कस करेंगे कहां? प्रेपोजिशन में। तो प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है जो दो वर्ड्स को आपस में रिलेट कर देता है। तो ही केम टू मी, वो मुझ तक आया। ही केम बिफोर मी, पहले आया, बाद आया, साथ आया, बिना मेरे आया, है ना? तो आप ऐसा नहीं है कि आप कोई और प्रेपोजिशन लगा दो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, नहीं, सेंटेंस गलत नहीं होगा। एक्चुअली में आपको जैसी मीनिंग चाहिए होगी आप उसी के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या है? कंजंक्शन। अच्छा, ये हमारा कौन सा पॉइंट था?
सिक्स्थ पॉइंट है। सेवंथ पॉइंट क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है? इन्हें कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड। एक ज्वाइनिंग वर्ड। सर ज्वाइनिंग वर्ड क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड का मतलब होता है दो सेम चीजों को जोड़ना, ज्वाइन करना। अभी सिर्फ इतना ही, बस दो चीजों को सेम तरीके से जोड़ना। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था आपके पास थोड़ी देर पहले, मैंने कहा कि ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड एंड he is ready to help me। वह मेरा दोस्त और वह मेरी मदद के लिए तैयार है। तो बेटा हालांकि यहां कंजंक्शन आता है और ये रहा कंजंक्शन, और ये कॉमा इसी के साथ है। ये कॉमा क्यों आता है? कंजंक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे। ये कॉमा क्या है वही पढ़ेंगे, वही डिस्कस करेंगे। बट याद रखिए जब भी हमें कुछ ऐसा बोलना होता है, वैसे कॉमा आपको पता है पॉज के लिए आता है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, मैंने पॉज लिया, कॉमा लगाया, एंड ही इज रेडी टू हेल्प मी, और वो मेरी मदद के लिए तैयार है। तो ये क्या है? एक कंजंक्शन है। और ये क्या कर रहा है? इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को आपस में क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है ना? आपस में ज्वाइन कर रहा है। कंजंक्शन के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, है ना? सेम टेंसेस को ज्वाइन करता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को ज्वाइन करता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करता है। लेकिन हम डिस्कस कहां करेंगे? कंजंक्शन टॉपिक। ये देखो कि हम नाउन पढ़ने के लिए, अभी हमने टॉपिक तो नाउन स्टार्ट किया था, लेकिन उसको पढ़ने के लिए कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, मैं इंटरजेक्शन पार्ट को यहीं पर डिपेंड कर देता हूं, यहीं खत्म कर देता हूं। हमारा 8th क्या है? इसे हम कहते हैं, या आप ऐसा करो, आप इसे नोट कर लो फटाफट। चलो फटाक से नोट करो, क्योंकि मैं बहुत नीचे नहीं लिखना चाहता आज। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? ठीक है, ठीक है। हमारा 8वां पार्ट क्या है? हमारा 8वां पार्ट है बेटा, जिसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। देखो इंटरजेक्शन मतलब होता क्या है? सर इंटरजेक्शन का सिंपल सा मतलब है हमारे सडन इमोशंस, सडन इमोशंस, सडन इमोशंस, या मैं कह दूं सडन फीलिंग्स। यही सब क्या होते हैं हमारे? सडन इमोशन एंड सडन फीलिंग से क्या होते हैं? हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं। सर सडन मतलब, देखो बेटा ग्रामर ने इसको फिक्स कर दिया। ग्रामर ने क्या कर दिया? इसको फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स किया? इसके पीछे रीजन है। देखिए इंटरजेक्शन फिक्स करने का एक रीजन है। रीजन ये है कि सडन इमोशंस बहुत कुछ होते हैं। सपोज आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, आप रोड पे जा रहे हैं, पीछे से किसी ने आपको बाइक से टक्कर मार दी, तो आपके अंदर वो जो सडन इमोशन होगा, क्या वो प्यार होगा? बिल्कुल नहीं, गुस्सा होगा। और गुस्से में आप जो भी बोलेंगे वो सब क्या होंगे? इंटरजेक्शंस होंगे। दुनिया में जितनी गालियां बनी है वो सब इंटरजेक्शंस हैं। सडन ही तो निकलती है ना। तो इसीलिए ग्रामर ने इसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। जैसे आप क्या क्या पढ़ते हैं इंटरजेक्शंस में? जैसे आप ये पढ़ते हैं, आपने कहा एलास, एलास,
एलास कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई मर जाता है, दुख की घटना। अगला, जैसे आप क्या इस्तेमाल करते हैं? वाओ, है ना। जैसे आप क्या इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे ऐसे इंटरजेक्शन हैं, जैसे ओ माई गॉड, ओ एम जी, ये भी अपने आप में क्या है? एक इंटरजेक्शन है। जैसे हुर्रे, ब्रेवो, है ना, आउच, ओह, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन। हम ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर यहां नहीं। ये सब हम कहां डिस्कस करेंगे बेटा? इसको लिख लो, इसको लिख लो। हम इसको डिस्कस करेंगे नैरेशन टॉपिक में। कहां पे? नैरेशन टॉपिक में, जिसका आप नाम कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टॉपिक में मैं इसको पढ़ाता हूं। सो हम इसको डिस्कस वहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें कहां पड़ती है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे होते हैं। एक्चुअली में मैं आपको सेंटेंसेस भी कहां पढ़ाता हूं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो ये टॉपिक और ये टॉपिक, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस है ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। एक्सक्लेमेशन में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये सब आएंगे, तो हम इनको वहीं पढ़ेंगे। तो नरेशन टॉपिक में सेंटेंस पढ़ाऊंगा और मैं ये सारे एक्सप्रेशंस पढ़ाऊंगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शंस। ठीक है। अब दो ऐसे हैं जिनको हम अलग से डिस्कस करते हैं। इन सबको खत्म करने के बाद, पार्ट्स ऑफ स्पीच को खत्म करने के बाद, एक है अपना, जो कि मैं 9th लिख देता हूं, इसका नाम है डेटरमिनर। डेटरमिनर, ठीक है। डेटरमिनर क्या होता है, किस तरह पढ़ते हैं, वहां डिस्कस करेंगे। एंड एक लास्ट है जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, इन दोनों को हम पढ़ेंगे कहां पर? अलग से पढ़ेंगे, मतलब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाहर है, इसे हम पढ़ते हैं। ये पार्ट था कभी ना कभी, ये पार्ट था, बट इसको क्यों निकाल दिया गया हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, है ना, कि इनको अब क्यों इसके अंदर नहीं रखा जाता है, क्यों इनको अलग से पढ़ रहे हैं हम। इसका रीजन है, मैं आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। इवन मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तभी मैं आपको बता दूंगा ये क्या है, क्यों इनको अलग रखा गया। बेटा मेरी एक बात याद रखिएगा, पढ़ना सबके बस की बात होती ही नहीं है। ये सब पढ़ना सबके पास की बात है ही नहीं। इसीलिए बच्चों को लगता है कि सर कोई ऐसा टीचर चाहिए जो 1 घंटे में नाउन पढ़ा के खत्म कर दे। तो बेटा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि 1 घंटे में आप नाउन पढ़ के खत्म कर रहे हो, मतलब आपको जिंदगी में कभी नाउन आएगा ही नहीं, और पढ़ना सबके बस की बात होती भी नहीं है। ये सब सारी वीडियोस को उन्हीं बच्चे पढ़ पाएंगे, उन्हीं देख पाएंगे जो सच में पढ़ने आए हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे तो बस आएंगे, देखेंगे और चले जाएंगे। लेकिन बेटा पढ़ने के लिए दुनिया में सबसे मेहनत का काम पढ़ना ही है। अगर आपको लगता है कि कुदार चलाने में ज्यादा मेहनत है और पढ़ने में ज्यादा मेहनत है, तो 10 घंटे कुदार चला के देख लो और 10 घंटे पढ़ के देख लो, आपको पता लगेगा कि पढ़ने में बहुत मेहनत है। इसीलिए मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपका एक भी डाउट बचे ना। लेकिन आप सिर्फ एक वादा करिए कि जिस मेहनत और जिस लगन के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आज आप मेरे साथ जुड़े हैं, आखिरी दिन तक अगर आप उसी मेहनत के साथ लगे रहे, तब आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको फंसाए और जहां आपको सफलता ना मिले। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलेगी जो आज के दिन की क्लास और मेरी आखिरी क्लास देखेंगे और इसी मन से देखेंगे, इसी ऊर्जा से देखेंगे, तभी आपको समझ में आने वाला है। ये था नाउन का इंट्रो पार्ट। कल से हम नाउन को स्टार्ट करेंगे। अब ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, देन हम कल से नाउन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज ही इस टॉपिक को, इस सेशन को खत्म करते हैं, क्योंकि अभी नई नई क्लास है तो आप सब बोर हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हम सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल तो आपका एक होमवर्क है कि आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, और रिवाइज करके आएंगे तभी आपको अगली क्लास समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ठीक।